3 हफ्ते से कांग्रेस में तंबू लगाकर बैठे रणदीप सिंह सुरजेवाला को आनन फानन में चार्टर फ्लाइट से दिल्ली बुलाया गया। वजह ये कि नई शिक्षा नीति को लेकर पार्टी के नेताओं की बयानबाजी को रोकना था। सुरजेवाला आए और नई शिक्षा नीति को कूड़ा बताकर कांग्रेस का स्टैंड साफ कर दिया कि हम तो इसके खिलाफ हैं। इसके पहले कपिल सिब्बल सहित कांग्रेस के कई नेता नई शिक्षा नीति का समर्थन कर चुके हैं, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला के बयान के बाद भी कांग्रेस में नई शिक्षा नीति को लेकर जारी विवाद खत्म नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में नई शिक्षा नीति को लेकर कांग्रेस के संगठन और सरकार में टकराव के हालात पैदा हो गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जहां नई शिक्षा नीति का विरोध कर रही हैं, तो वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव ने शिक्षा नीति का समर्थन कर दिया है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के वादों के मुताबिक बहुत सारे मुद्दों को केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति में शामिल किया है। कांग्रेस संगठन भी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहा। नेता अलग अलग बयान जारी कर रहे हैं। टीएस सिंहदेव ने ट्वीट करके कहा कि जनता से चर्चा के बाद तैयार कांग्रेस के जन घोषणा पत्र का असर केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति में दिखाई दे रहा है। इसे देखकर वास्तव में प्रसन्नता हो रही है। राज्य सरकार ने भी पहले शिक्षा के अधिकार को 12वीं तक बढ़ाने और आंगनबाड़ी में प्री स्कूल की वकालत की थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद कहा था कि शिक्षा को केंद्रीकृत किया जाना उचित नहीं है। संविधान के अनुसार शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, जो राज्य और केंद्र की अपनी अपनी नीतियों से संचालित होता है। मूलभूत शिक्षा में राज्य का प्रमुख योगदान होता है। इस वजह से हर राज्य में अपनी अलग शिक्षा प्रणाली विकसित हुई है। शिक्षा के लिए नीति नियम बनाने की राज्य को अभी स्वतंत्रता है, लेकिन नई नीति द्वारा पूरी व्यवस्था को केंद्रीकृत करने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस संगठन ने भी नई शिक्षा नीति का विरोध किया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने एक बयान जारी करके कहा कि मोदी सरकार नई शिक्षा नीति द्वारा देश की भावी पीढ़ी को अपने रंग में रंगने की तैयारी कर रही है। नई शिक्षा नीति के नाम पर अधिनायकवादी मोदी सरकार शिक्षा के बाजारीकरण, निजीकरण और पूंजीवादी व्यवस्था को थोपने पर आमादा है। कोरोना आपातकाल मोदी सरकार के लिए जन विरोधी संशोधन अध्यादेश लादने का अवसर है। ये मोदी सरकार का संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ कदम है। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राहुल गांधी के नाम पर सीनियर नेताओं के खिलाफ फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे राजीव सावंत मुश्किलों में फंस गए हैं। सावंत का साथ देने अब तक कोई नेता सामने नहीं आया, लेकिन उन्होंने पार्टी में अपने 1000 दुश्मन जरूर बना लिए। लोकसभा चुनावों में मिली हार की समीक्षा के नाम पर सावंत ने मनमोहन सिंह कैबिनेट के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। हालांकि उनका इरादा ऐसा करके राहुल गांधी को हार की जवाबदेही से आजाद कराने का था और सारा ठीकरा यूपीए सरकार पर फोड़ने का था। लेकिन इसी चक्कर में मनमोहन सिंह नहीं बल्कि सोनिया गांधी ही सावंत के निशाने पर आ गईं, क्योंकि यूपीए सरकार उनकी मर्जी और पसंद के मुताबिक बनी और चली। ऐसे में अब सवाल ये उठने लगे हैं कि राजीव सावंत का क्या होगा। सोनिया गांधी के अंतरिम अध्यक्ष बनते ही जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, सचिन पायलट जैसे नेता को किनारे लगा दिया गया, जरा सी चू चपड़ करने पर संजय झा को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और संजय निरुपम को निकालने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। ऐसे में राजीव सावंत के साथ अब क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। वैसे भी सिंधिया और पायलट को छोड़िए, संजय निरुपम की सियासी हैसियत के बराबर भी राजीव सावंत कहीं नहीं टिकते। सिंधिया और पायलट का यही आरोप रहा है कि कांग्रेस में शीर्ष पर बैठे लोग युवा नेताओं को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, उनकी अनदेखी कर रहे हैं। राजीव सावंत का अंदाज भी कुछ वैसा ही था। सावंत ने ट्वीट कर कहा, मत पूछ मेरे सब्र के इंतहा कहां तक हैं, तू सितम कर ले, तेरी ताकत जहां तक है। वफा की उम्मीद जिन्हें होगी उन्हें होगी, हमें तो देखना है तो जालिम कहां तक है। राजीव सावंत किस सब की इंतहा की बात कर रहे हैं? क्या यही सब्र सिंधिया और पायलट नहीं रख पाए? क्या सावंत के सब्र का बांध भी टूटने लगा है? राहुल गांधी की कोर टीम के सदस्य सावंत इस वक्त गुजरात कांग्रेस के प्रभारी हैं और राज्यसभा के सांसद। सावंत ने जिस तरह से पार्टी के बुजुर्ग खेमे से सीधे बैर मोल ले लिया,
यूपीए सरकार में मंत्री रहे मनीष तिवारी ने तो बाकायदा ट्वीट कर सावंत को दिग्भ्रमित नेताओं की श्रेणी में डाल दिया। मनीष ने ट्वीट किया, बीजेपी 2004 से 2014 तक 10 साल तक सत्ता से बाहर रही, लेकिन उन्होंने उस समय की हालत के लिए कभी अटल बिहारी वाजपेयी या उनकी सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया। कांग्रेस में दुर्भाग्य से कुछ दिग्भ्रमित लोग एनडीए और बीजेपी से लड़ने की बजाय डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार पर छींटाकशी कर रहे हैं। जब एकता की जरूरत है वे विभाजन कर रहे हैं। यूपीए में मंत्री रहे मिलिंद देवड़ा और शशि थरूर ने भी मनीष तिवारी का समर्थन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। नीतीश कुमार उद्धव ठाकरे सरकार के फैसले पर आपत्ति जता चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस के सवालों का जवाब उद्धव ठाकरे नहीं दे पा रहे हैं। कांग्रेस के उत्तर भारतीय नेता संजय निरुपम उद्धव ठाकरे सरकार को घेर चुके हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर उद्धव ठाकरे सरकार का रवैया वही पुराना है कि न तो जांच करेंगे और न ही करने देंगे। वजह जो भी हो, लेकिन सियासत की दुकान में इसका सीधा संदेश ये गया कि शिवसेना के मन में उत्तर भारतीयों को लेकर भरी नफरत एक बार फिर उफान पर है और उद्धव ठाकरे उत्तर भारतीय सुशांत सिंह राजपूत के मामले को जैसे तैसे दबा देना चाहती है। फडणवीस ही नहीं, पूरी बीजेपी उद्धव ठाकरे सरकार की इस हरकत पर लगातार हमले कर रही है। मुंबई से लेकर बिहार तक इस मामले की गूंज है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की बात कहकर उद्धव ठाकरे मामले को रफा दफा करना चाह रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि उत्तर भारतीयों के बीच जो थोड़ी बहुत पैठ शिवसेना ने बनाई थी, सुशांत सिंह मामले को लेकर उत्तर भारतीयों के बीच उद्धव ठाकरे बदनाम न हो जाएं। अभी बीएमसी के चुनाव होने हैं और उद्धव ठाकरे जानते हैं कि उत्तर भारतीयों का वोट इसके लिए क्या कीमत रखता है। बीएमसी के पिछले चुनाव में भी शिवसेना बीजेपी से महज 2 सीट ज्यादा जीत पाई थी। लेकिन अगर सुशांत सिंह मामले को लेकर उद्धव ठाकरे का रवैया ऐसा ही रहा तो बीएमसी चुनावों में उन्हें लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि ये मामला अब सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत का नहीं, उत्तर भारतीयों की अस्मिता का बनता जा रहा है। और ये खेल भी उद्धव ठाकरे ने खुद ही शुरू किया था। यही वजह है कि शरद पवार किनारे बैठकर सारा तमाशा देख रहे हैं और इस मामले को लेकर शरद पवार के पोते पार्थ पवार अनिल देशमुख से मिलकर सीबीआई जांच की मांग कर चुके हैं। सुशांत सिंह राजपूत का मामला अब बिहार और मुंबई पुलिस के बीच का नहीं रहा, बल्कि अब ये सियासी रंग में रंग चुका है और एक साथ कई मोर्चे खुल गए हैं। एक तरफ उद्धव ठाकरे और कांग्रेस है तो दूसरी तरफ जेडीयू, बीजेपी और बिहार की दूसरी पार्टियां। विवाद तब ज्यादा बढ़ा जब मामले की जांच के लिए बिहार के आईपीएस अफसर विनय तिवारी मुंबई पहुंचे। विनय तिवारी को कोरोना के लिए बनी गाइडलाइन दिखाकर 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया गया, जिसे बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे होम अरेस्ट बता रही हैं। बस इसी बात पर उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार चारों तरफ से घिर गई। आखिर ऑफिशियल ड्यूटी पर आए अफसर को कैसे और क्यों होम अरेस्ट कर लिया गया? इसके पीछे देवेंद्र फडणवीस तर्क भी देते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, ये वाकई में बहुत अजीब है। बिहार पुलिस को अपने कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति न देकर महाराष्ट्र सरकार क्यों अनावश्यक संदेह के घेरे में आ रही है? सुशांत की मौत के रहस्य को सुलझाने के बजाय इस तरह के व्यवहार से जांच के बारे में लोगों में भारी नाराजगी और अविश्वास पैदा होगा। फडणवीस ने सीधा सवाल किया कि केरल की एक मेडिकल टीम मुंबई का दौरा कर चुकी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भी विकास दुबे मामले की जांच करने के लिए आई थी और बिहार पुलिस की भी एक टीम पिछले 4 दिनों से मुंबई में काम कर रही है, लेकिन इनमें से किसी को भी क्वारंटीन नहीं किया गया। तो फिर क्यों सिर्फ एक एसपी रैंक के अधिकारी के साथ अलग बर्ताव किया जा रहा है? फडणवीस के इन सवालों का कोई जवाब उद्धव ठाकरे के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।